वीडियो की शुरुआत में हम टेरेंजियो नाम के एक आदमी को ब्राजील के एयरपोर्ट पर काफी जल्दी में भागते हुए देखते हैं। वो काफी घबराया हुआ था और काफी जल्दी में भी था। उसे देखकर लोगों को लग रहा था कि शायद वो उसकी फ्लाइट के लिए लेट है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। टेरेंजियो हेल्प डेस्क पर जाकर वेस्ट में जाने वाली कोई भी फ्लाइट की टिकट की मांग करता है जो हाजिर में ही जाने वाली हो, लेकिन उससे पता चलता है कि वेस्ट की तरफ जाने वाली नेक्स्ट फ्लाइट 2 घंटे बाद की है। फिर भी टेरेंजियो टिकट ले लेता है ताकि वो जल्दी से टर्मिनल तक पहुंच सके। दूसरी तरफ हम उसी एयरपोर्ट पर एक फेमस इन्फ्लुएंसर आइनेस को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और तभी आइनेस की फ्रेंड जो न्यूयॉर्क में थी वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, और उसे देखकर आइनेस काफी चिंतित होती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाहर की तरफ दूसरे लोग टीवी देख रहे थे, जिसमें वो देखते हैं कि टीवी रिपोर्टर्स और शो के होस्ट कैमरा के सामने ही मर चुके हैं। और यही नहीं, हम दूसरे कई सारे लोगों को जमीन पर गिरा हुआ भी देखते हैं। ये सब देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद शो वाले उनके साथ किसी तरह का प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन टेरेंजियो जानता है कि ये सब क्या हो रहा है। टेरेंजियो सोचता है कि अब उसे कुछ करना होगा, और वो जल्दी से टर्मिनल की तरफ भागता है, और वहां जाकर वो एक गार्ड से उसकी गन छीनकर बाकी सभी लोगों से सामने से हट जाने के लिए कहता है। टेरेंजियो भागता हुआ एक फ्लाइट में घुस जाता है जो मॉस्को के लिए उड़ान भर रही है, और अभी सिर्फ थोड़े ही पैसेंजर्स उस फ्लाइट पर आए हैं। और अंदर जाकर टेरेंजियो सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। उस फ्लाइट का पायलट वहां पर मौजूद नहीं था, और को पायलट मैथ्यू टेरेंजियो की बात मानने से मना कर देता है, और जब मैथ्यू उसकी गन छीनने की कोशिश करता है तो इस चक्कर में उसके हाथ पर गोली लग जाती है। ये देखकर प्लेन के सभी पैसेंजर्स घबराने लगते हैं, और तभी फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रियल उन्हें शांत करती है। टेरेंजियो कॉकपिट से बाहर आकर वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या उनमें से कोई है जो ये प्लेन उड़ा सकता है। उनमें से एक सिल्वी नाम की लेडी सामने आती है जो हालांकि एक हेलीकॉप्टर की पायलट है, और टेरेंजियो के कहने पर वो और मैथ्यू उस प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। गोली चलने की वजह से कॉकपिट का सिस्टम खराब हो चुका था, और अब वो किसी को भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे। जब प्लेन आसमान में होता है तब सिल्वी और मैथ्यू टेरेंजियो से पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर टेरेंजियो उन्हें बताता है कि वो नाटो का एक ऑफिसर है, और वो कुछ ऐसा जानता है जो वो लोग नहीं जानते। और जब वो दोनों टेरेंजियो से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, और कल जो सूर्योदय होने वाला है वो उन सभी लोगों की जान ले लेगा जो सूरज की किरणों के सामने आएंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी मारे जाएंगे जो भले ही उनके घर में होंगे। और पूर्व दिशा में मौजूद देश जैसे कि जापान और कोरिया में तो ये सब शुरू हो भी चुका है, और अगर सूर्य की किरणें उनके प्लेन पर पड़ी तो अगला नंबर उनका होगा। मैथ्यू और सिल्वी को टेरेंजियो के बात पर यकीन नहीं होता, और वो मानते हैं कि टेरेंजियो की दिमागी हालत ठीक नहीं है। टेरेंजियो उनसे ये भी कहता है कि हो सकता है वो उन्हें पागल लग रहा हो, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो एकदम सही है। अब क्योंकि मैथ्यू के हाथ से काफी खून बह रहा था तो उसका इलाज करना भी जरूरी था। और तब उन पैसेंजर्स में से हम लोरा को देखते हैं जो कि एक नर्स है, और फिर लोरा मैथ्यू का ट्रीटमेंट करने का फैसला करती है। और क्योंकि उनके पास मेडिकल किट नहीं थी, इसी वजह से लोरा मैथ्यू की गोली निकालने के लिए एक चाकू का उपयोग करती है, जिसकी वजह से मैथ्यू दर्द के मारे चिल्लाता है, और उसकी आवाज सुनकर बाहर पैसेंजर्स और भी डरने लगते हैं। मैथ्यू सोचता है कि अगर वो सभी मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तो सबकी जान खतरे में आ सकती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो प्लेन को वेस्ट में कहीं पर लैंड करने की बजाय दूसरी लोकेशन पर लैंड कराएगा। मैथ्यू अभी भी सोच रहा है कि उन्हें बचाने के लिए फाइटर जेट्स उनके पीछे आ ही रहे होंगे, लेकिन सिल्वी कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वो अकेले ही हैं। एक पैसेंजर जिसका नाम एयाज था वो उनकी बातें सुन लेता है, और उसे शक होने लगता है कि पायलट उनसे कोई बात छिपा रहे हैं। और तभी एक अरब पैसेंजर को खांसी आती है और वो बेहोश हो जाता है। अयाज उसकी मदद करने के लिए उठता है, और उसी वक्त वो टेरेंजियो से उसकी गन छीन लेता है। टेरेंजियो को टॉयलेट में लॉक कर दिया जाता है, और फिर अयाज मैथ्यू से सबको सच बताने के लिए कहता है। मैथ्यू सबको बताता है कि वो लोग आइसलैंड पर लैंड करने वाले हैं, क्योंकि टेरेंजियो वेस्ट में कहीं पर भी जाना चाहता है, और आइसलैंड पर पुलिस टेरेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और वो सभी लोग आजाद हो जाएंगे। और पायलट बाकी पैसेंजर से टेरेंजियो द्वारा सूरज की किरणों के बारे में बताई गई बात भी बताते हैं कि सूरज की किरणें लोगों को मारने वाली है। और ये सुनकर पैसेंजर्स डर की स्थिति में आ जाते हैं, और वो उन अजीब चीजों को याद करने लगते हैं जो उनके साथ हुई जब वो एयरपोर्ट पर थे, और फिर वो सभी अपनी फैमिलीज के लिए परेशान होने लगते हैं। मैथ्यू उन सभी को शांत करता है और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचाने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू आइसलैंड के एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। और जब वो ग्राउंड को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर काफी सारे प्लेन क्रैश हुए पड़े हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और ये देखकर उन्हें रियलाइज हो जाता है कि टेरेंजियो सच बोल रहा था, लेकिन क्योंकि रनवे ब्लॉक था तो वो लोग वहां पर अपना प्लेन लैंड नहीं कर सकते थे, और अब उस प्लेन में सिर्फ स्कॉटलैंड तक जाने का ही फ्यूल बचा हुआ था। तो पायलट प्लेन को स्कॉटलैंड की तरफ ले जाने का फैसला करता है। फिर वो टेरेंजियो को टॉयलेट से बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पर टेरेंजियो उन्हें बताता है कि उसने सूरज की भयानक किरणों के बारे में उसके सीनियर्स को बात करते हुए सुना था, और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा। और उसे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सूर्योदय होने के पहले किसी सेफ जगह तक
तक पहुंचना होगा। इस तरफ हम उस अरब आदमी को देखते हैं जो थोड़ी देर पहले बेहोश हुआ था। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और उसे हार्ट अटैक आ गया था और मरने से पहले वो बताता है कि उसने कुछ डायमंड्स खा लिए थे। लोरा उसे बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो अरब आदमी नहीं बच पाता और उसी वक्त पायलट प्लेन को स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और प्लेन के दीवार से टकराने के कुछ सेकंड पहले ही प्लेन को रोक देता है। जब वो लोग प्लेन के बाहर आते हैं तो उनके फोन पर ढेर सारे नोटिफिकेशंस आने लग जाते हैं जो कि उनकी फैमिली के होते हैं और वो देखते हैं कि इंटरनेट पर हर जगह उसी डेडली सनलाइट के बारे में ही बताया जा रहा है और लगभग आधी दुनिया मर चुकी है और बची हुई आधी दुनिया उनकी मौत का इंतजार कर रही है। वो देखते हैं कि एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा है क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला वो वहां से बच निकले और जो लोग वहां रह गए वो खुद को सूरज से बचाने के लिए सेफ जगह पर छिप गए, ये सोचते हुए कि वो ऐसा करने से बच जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लोग बंकर्स के अंदर भी सूरज की रोशनी से बच नहीं पाएंगे और मारे गए। तभी अचानक उनके सामने 3 RAF सर्विसमैन आते हैं जो उनसे मदद के लिए पूछते हैं और अब उनके पास सिर्फ 45 मिनट ही बचते हैं क्योंकि 45 मिनट बाद सूर्योदय होने वाला है। फिर वो सभी जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं और वेस्ट की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उनमें से एक पैसेंजर जेकब जो कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर है वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे पैसेंजर्स की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और इस वजह से जेकब उनकी बात मान लेता है। सारा जरूरत का सामान लेने के बाद और प्लेन में फ्यूल भरने के बाद वो फिर से टेक ऑफ करते हैं। उन 3 सर्विसमैन में से एक पायलट होता है और उन्हें बताता है कि उन्हें भूमध्य रेखा से दूर उड़ान भरनी चाहिए जिससे वो सूरज की किरणों से दूरी बनाए रखेंगे। उनकी अगली मंजिल कनाडा है जहाँ पर वो फिर से प्लेन में फ्यूल भरेंगे और रेडियो को ठीक करेंगे। थोड़ी देर बाद उनका इंटरनेट ठीक हो जाता है और सभी के फोन्स पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। वो सभी उनकी फैमिलीज के आखिरी मैसेजेस को देखते हैं जो ऑलरेडी ब्राजील में मर चुके थे। तभी उनमें से एक आदमी को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये आपदा सूरज की पोलैरिटी की वजह से हो रही है। तभी हम एक दूसरे आदमी होस्ट को देखते हैं जो कि जलवायु विशेषज्ञ है और वो जानता है कि सूरज की पोलैरिटी क्या होती है। वो बताते हैं कि हर 11 साल में एक बार सूरज का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है और कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, लेकिन क्योंकि इसका दुनिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है इसी वजह से इस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में उलटफेर की तीव्रता कमजोर होती जा रही थी। इस वजह से होस्ट सोचता है कि दूसरी दिशा में उलटफेर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया और अगर जो वो कह रहा है वो सच है तो जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी गिर रही है वहाँ गामा किरणें से पृथ्वी ब्लास्ट हो रही है, इसलिए लोग तुरंत मर रहे हैं। लेकिन उनके पास इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस आर्टिकल को लिखा था वो भी अब मर चुके हैं। उसी वक्त अयाज एक न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें बताया जा रहा है कि वो जिन 3 RAF सर्विसमैन के साथ सफर कर रहे हैं वो दरअसल में अफगानिस्तान के टेररिस्ट हैं। उन्हें पकड़ लिया गया था और एयरपोर्ट पर उन्हें वापस ले जा रहा था। दूसरी तरफ उनमें से एक आदमी एक बूढ़े आदमी को धक्का मारता है जिसे अस्थमा की बीमारी थी और इस वजह से वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और ये देखकर दूसरे पैसेंजर्स भी घबरा जाते हैं। इस तरफ सिल्वी मैथ्यू को उस न्यूज के बारे में बताती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब वो कनाडा में लैंड करेंगे तब वो उन टेररिस्ट को वहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो कनाडा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और अब सूर्योदय होने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए थे। काफी सारे लोगों की लाशें एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है। फिर वो लोग उन टेररिस्ट को रेडियो को ठीक करने के लिए कुछ चीजें लाने के लिए भेजते हैं। वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन वो उनके साथ गैब्रियल और जेकब को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब समस्या ये थी कि जेकब तो उनके प्लान के बारे में जानता था लेकिन गैब्रियल को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। फिर जब वो लोग एक शॉप के अंदर जाते हैं तो जेकब उन टेररिस्ट को उस रूम में लॉक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गैब्रियल उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो जेकब बिना टाइम वेस्ट किए ही प्लेन की तरफ भागने लगता है और एयरपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन वो टेररिस्ट उसका पीछा करते हैं और इधर गैब्रियल शहर में अकेली रह जाती है और पायलट उसके बिना ही प्लेन को टेक ऑफ कर देता है। वो टेररिस्ट प्लेन को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाते हैं जिस वजह से एक गोली प्लेन की एक खिड़की पर लग जाती है। हालांकि वो खिड़की टूटती नहीं लेकिन उस पर एक छोटा सा क्रैक पड़ जाता है, इसलिए अगर वो कम ऊंचाई पर उड़ते रहेंगे तो वो खिड़की नहीं टूटेगी। उस फ्लाइट पर एक बीमार बच्चा डोमिनिक भी होता है। अयाज जब उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है तो उस बच्चे की माँ ज़ारा अयाज को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर अचानक उन्हें हवाई में से किसी का सिग्नल मिलता है लेकिन उनकी उससे कोई बात नहीं हो पाती और वो सोचते हैं कि हो सकता है वहाँ पर कोई सर्वाइवर हो जो पानी के अंदर मौजूद बंकर्स में जिंदा हो। ये सुनकर मैथ्यू जितनी जल्दी हो सके हवाई जाने की बात कहता है, लेकिन सिल्वी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि सिर्फ एक मैसेज के भरोसे वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और इस बात पर टेरेंजियो गुस्सा होता है क्योंकि उसका मानना है कि फाइनल डिसीजन कैप्टन का होना चाहिए। वो सभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब से कोई भी डिसीजन वो लोग आपस में डिस्कस करके फिर लेंगे। और जब सारी चीजें कंट्रोल में हो जाती है तब अचानक प्लेन के कॉकपिट के सारे अलार्म बजने लगते हैं और प्रॉब्लम चेक करने पर मैथ्यू को पता चलता है कि उन टेररिस्ट में से एक आदमी जो उनका पीछा कर रहा था वो किसी तरह से प्लेन के लैंडिंग गियर पर लटका हुआ है और अगर वो वहीं पर लटका रहा तो वो लोग कहीं पर भी लैंड नहीं कर पाएंगे। और तभी मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो जितना हो सके प्लेन को उतनी ऊंचाई पर उड़ाए ताकि ऑक्सीजन की कमी से वो टेररिस्ट मारा जाए। लेकिन मैथ्यू उस टूटी हुई खिड़की के बारे
में भूल गया था। और जैसे ही वो प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने लगता है कि प्रेशर की वजह से वो विंडो टूट जाती है और प्लेन में सब तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और चीजें प्लेन के बाहर उड़ने लग जाती है। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो उनका बचाव कर सके। ये देखकर मैथ्यू जल्दी से प्लेन को नीचे की तरफ लाता है और जेकब उस खिड़की को एक लकड़ी के टुकड़े से ब्लॉक करता है। फाइनली सब लोग फिर से शांत हो जाते हैं, लेकिन इस तरफ डोमिनिक को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसके सांस लेने वाली ट्यूब उड़ गई थी। और तभी अयाज को एक आइडिया आता है और वो ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल करके डोमिनिक के लिए सांस लेने की ट्यूब बनाता है। जरा ये देखकर अयाज को धन्यवाद कहती है और उसके बिहेवियर के लिए वो उससे माफी भी मांगती है। तभी कैप्टन सभी को बताता है कि वो लोग इस स्पीड से हवाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो अट्टो में लैंड कर सकते हैं, जो कि अलास्का में एक आइलैंड है। और दूसरी तरफ उस प्लेन पर टर्बुलेंस हो रहा था क्योंकि वो टेररिस्ट उस प्लेन पर लटका हुआ था। फिर अयाज, जेकब और टेरेंसियो प्लेन के निचले वाले हिस्से में जाते हैं और वहां पर एक छेद करते हैं ताकि वो उस टेररिस्ट को देख सके। फिर टेरेंसियो अपने गन से अंधेरे में उस टेररिस्ट को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेररिस्ट टेरेंसियो की गन पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अयाज उसे बचाने आगे आता है और वो टेररिस्ट को शूट कर देता है। अयाज थोड़ी देर के लिए उन सबका हीरो बन जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक पैसेंजर बताता है कि उस अरब आदमी के मरने के पीछे अयाज का ही हाथ था। और तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कनाडा में अयाज उस अरब आदमी के पेट को चीर कर उसमें से डायमंड्स निकाल रहा था। और तब अयाज कन्फेस करता है कि वो एक चोर है और वो उस अरब आदमी के साथ मिलकर डायमंड्स की तस्करी कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो अरब आदमी डर गया था तो उसी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर दूसरे पैसेंजर्स अयाज को भी उन टेररिस्ट की तरफ प्लेन से उतार देने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर फाइनल वोटिंग होती है और दूसरे पैसेंजर अयाज को माफ करके प्लेन पर रहने देने का पक्ष में वोट देते हैं, लेकिन वो अयाज के हाथों को बांध कर उसे प्लेन के कोने में बिठा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अलास्का में लैंड करते हैं और प्लेन में फ्यूल भरकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो आसमान में होते हैं तब होस्ट, जो कि जलवायु विशेषज्ञ है, उसे कुछ अजीब लगता है। वो कहता है कि कनाडा से उन्होंने जो फ्रूट्स लिए थे उनका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है और वो सोचता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गामा किरणों का असर इतना तेज हो गया है कि वो उनके खाने के परमाणु संरचना को फिर से तैयार कर रही है और इस वजह से उनके खाने के विटामिन भी खत्म हो जाएंगे और इस वजह से वो लोग सिर्फ कुछ ही हफ्तों में मारे जाएंगे। मैथ्यू इस आने वाली मुसीबत को समझ तो लेता है, लेकिन फिर भी उसकी पहली कोशिश यही है कि वो सूरज की किरणों से जितना हो सके दूर रहे। मैथ्यू अचानक अपना होश खोने लगता है और ये देखकर सिल्वी उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू इस बात पर सिल्वी पर भड़क जाता है। लेकिन फिर सभी पैसेंजर्स मैथ्यू को आराम करने के लिए मजबूर करते हैं और उसे कॉकपिट से बाहर निकाल लेते हैं। फिर फाइनली मैथ्यू उनसे प्रॉमिस करता है कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से एक सिग्नल आता है जिसमें वो स्टारा 17 वर्ड सुनते हैं और उसके बारे में पता लगने पर वो उन्हें पता चलता है कि जो आदमी उस सिग्नल पर बात कर रहा था वो स्पेस से कांटेक्ट कर रहा था। ये जानकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि अभी भी कोई जिंदा है और अगर वो पृथ्वी पर किसी से कांटेक्ट कर रहा है इसका मतलब पृथ्वी पर भी कुछ लोग हैं जो सुरक्षित हैं। फिर से बचने की उम्मीद में वो लोग नाटो हेडक्वार्टर जाने का फैसला करते हैं जो ब्राजील में है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और ब्राजील में लैंड करने के बाद उन लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे ही बचने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर 4 घंटे बाद सूर्योदय हो जाएगा और वहाँ पर वो टेरेंसियो की हेल्प से वो उस सीक्रेट बंकर का पता लगा पाएंगे जहाँ पर बाकी सर्वाइवर सुरक्षित है। दूसरी तरफ लोरा देखती है कि मैथ्यू टॉयलेट में बेहोश हो गया और लोरा कहती है कि उसके हाथ पर लगी गोली की वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया है और इसी वजह से वो पहले भी अपना होश खो रहा था और उसे ठीक करने के लिए लोरा को ब्राजील में उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिल्वी मैथ्यू के बिना प्लेन को लैंड नहीं कर सकती है। ये सुनकर पैसेंजर सिल्वी से कहते हैं कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। इस पर सिल्वी कहती है कि उसने आज तक सिर्फ हेलीकॉप्टर को ही लैंड कराया है। यहाँ पर होस्ट सिल्वी से कहता है कि उसे ये चांस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। फिर होस्ट की बात को मानते हुए सिल्वी प्लेन लैंडिंग के बारे में कुछ वीडियोस देखती है और फिर जब वो प्लेन लैंड कर रही होती है तब प्लेन काफी खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करता है और ये देखकर सभी पैसेंजर भी बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अंत में वो लोग एक टूटी फूटी लैंडिंग करने में कामयाब रहते हैं और अच्छी बात ये थी कि पैसेंजर के साथ साथ प्लेन भी सुरक्षित था। फिर सभी लोग सिल्वी के लिए तालियां बजाते हैं और उनकी इस छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं और फिर ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वो सभी 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। 2 लोग प्लेन में फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं। ज़ारा, लोरा और उनका ग्रुप मैथ्यू को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहीं टेरेंसियो, अयाज और एक तीसरा आदमी रिक नाटो हेडक्वार्टर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर वो देखते हैं कि हॉस्पिटल की लॉबी में काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन्हें देखकर ये समझ सकते हैं कि जैसे ही उन्हें इस आपदा के बारे में पता चला तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ आए होंगे और बेचारे मारे गए। लोरा सभी से उन डेड बॉडीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहती है ताकि वो मैथ्यू की जान बचा सके। उसी वक्त ज़ारा अपने बेटे और दूसरे पैसेंजर्स के लिए मेडिसिन पैक कर रही थी। दूसरी तरफ नाटो हेडक्वार्टर पर टेरेंसियो उन दोनों को कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाता है जहाँ पर उसने इस आपदा के बारे में उसके सीनियर से सुना था और क्योंकि अब वो वहाँ रखे पेपर्स को तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था, इसलिए रिक सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाता है ताकि उसे वहाँ पर कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब रिक वहाँ से जाता है तभी टेरेंसियो अयाज की टर्किश लैंग्वेज का मजाक उड़ाने लगता है और इस वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और टेरेंसियो अयाज पर किसी चीज से वार कर देता है जिसकी वजह से अयाज बेहोश हो जाता
है और उसका काफी खून भी बह जाता है। दूसरी तरफ रिक को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसे पता चलता है एक बंकर के बारे में जो कि बुल्गारिया के एक डैम के नीचे है और उस जगह का नाम स्टारा 17 है, वही जगह जिसके बारे में उन्होंने उस सिग्नल पर सुना था। और जब वो फिर से जाने लगते हैं तब टेरेंजियो रिक के पास आता है और उसे बताता है कि अयाज तो पहले ही निकल चुका है। तभी रिक की नजर स्क्रीन में अयाज की बॉडी पर पड़ती है जो कि खून से लथपथ एक पूल में पड़ी हुई थी, लेकिन डर के मारे वो कुछ भी नहीं कहता और सभी लोग प्लेन पर वापस आ जाते हैं। और अब आधे घंटे बाद सूर्योदय होने वाला है और अब मैथ्यू को देखते हैं जो सर्जरी के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहा था। टेरेंजियो सभी से कहता है कि अयाज उन सभी को छोड़कर आगे बढ़ गया है और वो उसके आने का वेट नहीं कर सकते। फिर दुखी मन से मैथ्यू प्लेन का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन तभी अचानक प्लेन के सामने एक कार आकर होती है, उसमें से अयाज बाहर निकलता है। अगले सीन में हम टेरेंजियो को बंधा हुआ देखते हैं। सिल्वी सभी से कहती है कि अगर बुल्गारिया में उन्हें कोई सेफ जगह नहीं मिली तो उनके पास कोई दूसरी जगह पर जाने के लिए ना ही फ्यूल बचेगा और ना ही समय, और जैसे ही वो बुल्गारिया पहुंचेंगे तो उनके पास उस बंकर तक पहुंचने के लिए केवल 20 मिनट होंगे। उस वक्त हम अयाज को देखते हैं जो टॉयलेट में होता है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। अयाज सोचता है कि काफी खून बह जाने की वजह से ऐसा हो रहा होगा और वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। फिर जब वो बाहर आता है तो सभी उससे पूछते हैं कि वो टेरेंजियो के साथ क्या करना चाहता है। इस पर अयाज कहता है कि वो टेरेंजियो को मारना नहीं चाहता और उसे भी उनके साथ उस बंकर पर लेकर जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो सभी बुल्गारिया के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और दो अलग अलग गाड़ियां लेकर बंकर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी सिल्वी ड्राइव करती है और दूसरी गाड़ी को अयाज ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते समय अयाज को फिर से चक्कर आते हैं और इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सिल्वी की कार उनसे काफी आगे निकल गई थी और इस तरह वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हो चुके थे। इधर सिल्वी राइट टर्न लेती है और एक आधे खुले हुए गेट तक पहुंचती है और तभी उनमें से एक पैसेंजर उस गेट को टच करता है, लेकिन उस गेट में बह रही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसे शॉक लग जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उस गेट को खोलने के लिए उन्हें उसके बटन को दबाए रखना होगा। और फिर जब सभी लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं तब टेरेंजियो कहता है कि उन्हें बाकी लोगों का भी इंतजार करना चाहिए और इस पर सिल्वी टेरेंजियो को वहीं पर बांध देती है ताकि वो उन्हें फिर से धोखा ना दे सके और कहती है कि जब दूसरा ग्रुप वहां पर आ जाएगा तब वो उसे बचाकर अंदर ले आएंगे। इस तरफ अयाज और उसका ग्रुप उस रास्ते पर लेफ्ट टर्न लेते हैं और डैम के दूसरी तरफ वाले हिस्से पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें भी वैसा ही गेट दिखता है और उस गेट के ऊपर चढ़कर उसके अंदर चले जाते हैं। हालांकि वो दोनों ग्रुप अलग अलग दरवाजे से गए थे, लेकिन फिर भी अंत में वो सभी लोग फाइनली बंकर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिलिट्री मैन उनका स्वागत करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो सभी इस जगह पर सुरक्षित रहेंगे। इस तरफ हम टेरेंजियो को देखते हैं जो कि अकेला बाहर खड़ा हुआ है और भगवान से उसके किए की माफी मांग रहा है और अंत में टेरेंजियो भी मारा जाता है।